हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ब्रिक्स के विषय में, क्योंकि ब्रिक्स आपके परीक्षा के लिहाज से इस वर्ष काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। दरअसल भारत में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वो शुरू हो रही है 14 और 15 दो तारीख को, 14 और 15 मई को 2 दिवसीय बैठक ये आयोजित की जाएगी। अब विदेश मंत्रियों की, जो कि ब्रिक्स के विदेश मंत्री हैं, उनकी 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी भारत कर रहा है, क्योंकि 2026 में भारत जो है वो ब्रिक्स की अध्यक्षता की तैयारी कर रहा है। तो इस लिहाज से ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, परीक्षा में यहां से सवाल बनेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी मंत्री स्तरीय जो बैठक है उसकी मेजबानी भारत कर रहा है, तो यहां पर क्या प्रमुख एजेंडा होने वाला है, साथ साथ ब्रिक्स के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। अब देखिए, भारत इस जो ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है, हमारी चर्चा यानी खबर जो है वो यही है। अब इसी के आलोक में हम बात करेंगे कि ये कैसे महत्वपूर्ण है। तो देखिए, 2026 में आपको मालूम है कि ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत करेगा, और ऐसे समय में जब ये जो बैठक है, जो मंत्री स्तरीय जो विदेश मंत्रियों की बैठक है, यहां पर कूटनीतिक चर्चा का केंद्र तो ये होगा ही, साथ साथ यहां पर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म की बात होगी, बहुपक्षीय जो व्यवस्था है उसके विषय में बात होगी। कहीं ये पूरा विश्व 2 या 3 ध्रुवों की बजाय यहां पर एक बहुपक्षीय व्यवस्था हो जिसमें सबका ध्यान रखा जा सके, और साथ साथ यहां पर भविष्य को बहुपक्षीय व्यवस्था आकार दे सके, इस विषय पर भी चर्चा होगी। तो इस लिहाज से यह महत्वपूर्ण है। और साथ साथ यहां पर यह भी देखा जा रहा है कि जो ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक है, ये चूंकि भारत इसकी मेजबानी कर रहा है, तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। अब आप जानते हैं कि जो ब्रिक्स के सदस्य देश हैं और साथ साथ जो साझेदार देश हैं, यानी कि जो पार्टनर कंट्रीज हैं, उनके मेंबर्स तो यहां पर रहेंगे ही, यानी कि जैसे विदेश मंत्रियों का जो प्रतिनिधि मंडल होगा और साथ साथ सदस्य और साझेदार देश के जो यहां पर प्रतिनिधि होंगे। अब जो विदेश मंत्रियों का प्रतिनिधि मंडल है वो यहां पर पीएम से भी मुलाकात करेगा। अब ऐसी दशा में भारत की भूमिका क्या होने वाली है, भारत किस तरह से ग्लोबल साउथ को लीड करता है आप जानते हैं, और ऐसी दशा में ये मंच जो है वो कैसे हम कह सकते हैं कि G7 के मुकाबले एक मजबूत विकल्प के रूप में अगर उभर रहा है, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब इसमें देखिए कि विदेश मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आ रहा है, साथ साथ आप देखें तो ईरान के विदेश मंत्री भी यहां पर आ रहे हैं। ईरान 2024 में इसका सदस्य बना था। साथ साथ थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड के भी यहां पर, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया का देश है, वहां के भी उप प्रधानमंत्री इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो दक्षिण पूर्व एशिया में भी आप देखें, साथ साथ ईरान इस समय कितना जियोपॉलिटिकल लिहाज से इंपॉर्टेंट है, सारे जो रास्ते हैं समुद्री मार्ग के केंद्र में है, हुर्मुज जो स्ट्रेट है उसकी वजह से चर्चा में है। साथ साथ क्यूबा के विदेश मंत्री भी इसमें हिस्सा लेंगे। अगर लैटिन अमेरिका की बात करें तो वहां तक भी इसकी पहुंच हम कह सकते हैं। साथ साथ वियतनाम, मलेशिया, यूएई, इन सारे देशों की इसमें भागीदारी होने वाली है। तो ग्लोबल साउथ, इसके अलावा मल्टीपोलर जो वर्ल्ड है उसको कैसे मजबूती मिलेगी, वो ये बैठक, उसकी इन बैठकों में जो 2 दिन की बैठक है, इसमें यह दिशा तय होने की बात कही जा सकती है। साथ साथ इसमें जो विविधता दिखाई दे रही है, जो क्षेत्रीय संतुलन की कोशिश की जा रही है, और जियो पॉलिटिकल जो वेट है इसकी वजह से यह देखा जा रहा है कि G7 जो है वो उसके मुकाबले एक मजबूत विकल्प के तौर पर ब्रिक्स को कहा जा सकता है। तो ऐसी दशा में क्या है इसका एजेंडा, उससे पहले हम बात करेंगे ब्रिक्स के थोड़े से इतिहास के बारे में, जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। देखिए, ब्रिक्स की अगर बात करें तो इस सबसे पहले ये क्या था, ब्रिक था, यानी कि BRIC था। ब्रिक्स ये बाद में बना। शुरुआत इसकी कैसे होती है, तो शुरुआत होती है गोल्डमैन सैक्स के एक मुख्य अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था जिम ओ नील। क्या नाम था? जिम ओ नील। अब जिम ओ नील ने ही सबसे पहले एक शोध पत्र के माध्यम से इस नाम को इजाद किया, ठीक। और साथ साथ उन्होंने इन 4 देशों की, यानी कि भारत, क्षमा करिएगा, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला कि आर्थिक मामलों में ये देश कैसे महत्वपूर्ण है। और शुरुआत की अगर बात करें तो आर्थिक मामलों में जो उभरती अर्थव्यवस्थाएं थी, विशेष रूप से ये 4 देशों की बात जिनकी हो रही है, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, इन्हीं को लेकर ये ब्रिक का कॉन्सेप्ट सबसे पहले जिम ओ नील ने दिया था शोध पत्र के माध्यम से, 2001 में जो छपा था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया, 2006 में आप देखेंगे, वर्ष 2006 में एक G8 की जो आउटरीच बैठक हो रही थी, ठीक है। G8 की आउटरीच जो बैठक हो रही थी, उसी में आउटरीच शिखर सम्मेलन था वो, उसमें सेंट पीटर्सबर्ग में, कहां पर? सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि रूस में है, उसमें यहां पर एक अनौपचारिक रूप से इस पर चर्चा हुई। और न्यूयॉर्क में आप देखेंगे कि इसी वर्ष जो विदेश मंत्रियों के एक औपचारिक रूप में यह सामने आता है, विदेश मंत्रियों की एक बैठक होती है और औपचारिक रूप से 2006 में यह सामने आता है। तो ब्रिक को हम कह सकते हैं कि न्यूयॉर्क में 2006 में औपचारिक रूप से सामने आया। अब इस समय इसके बाद पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ?
तो पहला शिखर सम्मेलन इसका होता है वर्ष 2009 में। तो याद रखेंगे वर्ष 2009 में येकातेरिनबर्ग में इसका क्या हुआ, पहला शिखर सम्मेलन हुआ। ठीक, अब पहले शिखर सम्मेलन के बाद आप देखेंगे अभी तक ये क्या था, अभी तक ये ब्रिक था, यानी कि इसमें 4 ही देश थे। लेकिन वर्ष 2010 में जब इसका दूसरा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, कहां पर आयोजित किया गया, तो वर्ष 2010 में जो इसका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसी में आप देखेंगे, ये कमेंट करके आप बताइए कहां पर आयोजित किया गया। लेकिन ये आपको बताएं कि वर्ष 2010 में इसमें शामिल कौन होता है, तो इसमें शामिल हो जाता है साउथ अफ्रीका, और ये हो जाता है ब्रिक्स से ब्रिक्स हो जाता है। और यहीं से आप देखेंगे ये ब्रिक्स कहलाने लगा, यानी कि वर्ष 2010 में। कमेंट करके आप बताइए कि 2010 का ये शिखर सम्मेलन हुआ कहां था। इसके बाद यहां पर शिखर सम्मेलन में शामिल तो साउथ अफ्रीका हो जाता है, लेकिन इसके अगले वर्ष 2011 में साउथ अफ्रीका जो चीन में शिखर सम्मेलन होता है उसमें क्या करता है, ये पार्टिसिपेट करता है। तो ये इसके बाद आप देखेंगे। फिर इसका आगे भी इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, जैसे कि वर्ष 2014 में आप देखेंगे तो फोर्टालेजा घोषणा को अपनाया गया था, जो कि एक महत्वपूर्ण घोषणा है, जो कि 2014 में, वर्ष 2014 में फोर्टालेजा घोषणा को अपनाया गया। ठीक, इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो फोर्टालेजा घोषणा क्या थी, तो फोर्टालेजा घोषणा में बेसिकली आप देखेंगे कि यहीं पर जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसके ऊपर हम कह सकते हैं कि उसको चिन्हित किया गया, इसकी आवश्यकता महसूस की गई। और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो वर्ष 2015 से ये अपना काम भी शुरू कर दिया इसने। तो न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है उसको हम कह सकते हैं फोर्टालेजा घोषणा की एक उपलब्धि के तौर पर कह सकते हैं। फिर आप आगे देखेंगे तो वर्ष 2015 में ऊफा घोषणा होती है। ऊफा घोषणा को अपनाया गया था, जिसमें कि जो ग्लोबल गवर्नेंस कैसा होना चाहिए, यानी कि वैश्विक शासन कैसे होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात की गई थी, साथ साथ आर्थिक सहयोग कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इन सारी चीजों की उसमें बात की गई थी। तो वर्ष 2015 में आप कौन सा घोषणा है, वर्ष 2015 में ऊफा घोषणा। ठीक, ऊफा डिक्लेरेशन, ऊफा घोषणा इसको कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद इसी तरह से आप देखेंगे कि वर्ष 2021 में भारत इसकी अध्यक्षता करता है, और उस समय वर्चुअली भारत जो है इसकी अध्यक्षता कर रहा होता है। तो ये इसकी प्रगति का क्रम है। तो शुरुआत आप देखेंगे कि 2006 में जब औपचारिक चर्चा हुई, उसके बाद पहला विदेश मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन हुआ न्यूयॉर्क में, उसके बाद आपको दिखाई देगा कि इसका औपचारिक गठन हो जाता है। तो उस गठन को 20 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं 2026 में। तो इसीलिए 2026 में एक विशेष थीम पर इसका काम भी हो रहा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का यह विकास जो आपको अभी बताया गया वही सारी चीज है, यहां पर आप इसको देख सकते हैं। ठीक, अब इसमें अभी जो फिलहाल की बात हो रही है कि जो शिखर बैठक और विचार विमर्श जो है इस बार हो रहा है, इसमें क्या 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 इसका दायरा, शुरुआत में क्या इसका दायरा था और आज के समय में जिन जिन चीजों पर चर्चाएं होती हैं, क्या शुरू से वो चीजें थी। तो देखिए, शुरुआत जब इसकी हुई थी तो शुरुआत में जरूर केवल आर्थिक मामलों पर इसका ध्यान केंद्रित होता था, उभरती चुकी अर्थव्यवस्थाओं का समूह था। लेकिन धीरे धीरे इसके जो दायरे हैं वो बढ़ते गए, और आज के संदर्भ में आप देखें तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो, चाहे वो वैश्विक संतुलन का मुद्दा हो, जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे इसके चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। और जनसंख्या की दृष्टि से आप जानते हैं कि विश्व की 40% जनसंख्या का ये प्रतिनिधित्व कर रहा है। साथ साथ 1/4 जो है पूरी अर्थव्यवस्था का, उसमें हिस्सेदारी इसकी है। अब पिछले कुछ वर्षों में काफी व्यापक हो गया है इसके विचार विमर्श का दायरा, जिसमें आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय, चाहे आतंकवाद की बात हो, जलवायु परिवर्तन की बात हो, चाहे खाद्य ऊर्जा सुरक्षा की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय स्थिति की बात हो, या ब्रेटन वुड्स जो संस्थान है जिसमें IMF, वर्ल्ड बैंक हो गया, इसमें सुधार की बात हो, व्यापार का संरक्षण कैसे किया जाए और WTO को लेकर जो चर्चाएं हो, मतलब इसका क्षेत्र चर्चा का व्यापक हो चुका है। इस बीच में इस व्यापक चर्चा के क्षेत्र में जो बैठक, अभी मंत्री स्तरीय बैठक भारत जिसकी मेजबानी कर रहा है, यहां पर कौन मुख्य बात होगी। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर यह ध्यान देना है कि यहां पर जो जिस थीम पर वर्ष 2026 का जो शिखर सम्मेलन है वो आधारित है, उस थीम को आप जान लीजिए। थीम क्या है, तो बिल्डिंग फॉर रीसाइलेंस। क्या है, बिल्डिंग फॉर रीसाइलेंस। ठीक, बिल्डिंग फॉर रीसाइलेंस, इनोवेशन, कॉपरेशन और सस्टेनेबिलिटी। ठीक, तो आपको इसमें क्या क्या है, इनोवेशन है, इनोवेशन की भी बात इसमें की जा रही है। देखिए, हर शब्द का अपना मतलब है। इसके अलावा क्या है, कोऑपरेशन है। ठीक, कोऑपरेशन की भी बात इसमें की जा रही है, इनोवेशन की भी बात की जा रही है, और साथ साथ सस्टेनेबिलिटी। तो इसमें देखिए सारी चीजें आ गई।
यानी कि सस्टेनेबिलिटी यानी कि सतत, यहां पर एनवायरमेंट यानी जलवायु परिवर्तन की भी हम बात कर रहे हैं, इनोवेशन कैसे बेटर किया जाए इसकी भी बात कर रहे हैं, साझेदारी कैसे बेहतर हो इसकी भी बात कर रहे हैं। तो यहां पर इसी थीम पर वर्ष 2026 का जो है ये शिखर सम्मेलन जो है भारत जिसकी अध्यक्षता करेगा वो आयोजित हो रहा है। अब उसी के अंतर्गत ये जो विदेश मंत्री स्तरीय जो बैठक है, विदेश मंत्रियों की जो बैठक है ब्रिक्स की, वो भी आयोजित हो रही है। तो इसमें पहले दिन क्या होगा, तो पहले दिन तो चर्चा होगी आपसी हितों पर, क्योंकि इसमें आपको क्षेत्रीय संतुलन भी दिखाई दे रहा है, तो अलग अलग जगहों के लोग जो आ रहे हैं उस पर चर्चा हो गई। वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा, उस पर आदान प्रदान होगा। दूसरे दिन क्या होगा, तो दूसरे दिन बिल्डिंग फॉर रिसाइलेंस यानी कि जो थीम है इनोवेशन साथ साथ कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, इस थीम वाले मुद्दे पर सत्र जो है वो आयोजित होगा। और इसके बाद आप देखेंगे तो रिफॉर्म्स ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस यानी कि वैश्विक जो शासन है उस पर भी, उसमें कैसे सुधार होने चाहिए, क्या जरूरत होनी चाहिए, और मल्टीलैटरल सिस्टम यानी कि जो बहुपक्षवाद है उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो इस पर यहां पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित होगा, इसका क्या आउटकम निकलता है उस पर ध्यान आप देंगे। लेकिन एक चीज और है, फैक्ट है, उसको भी आपको याद रखना है कि वर्तमान में इसके अगर सदस्यों की संख्या की बात करें तो चूंकि मूल रूप से सबसे पहले इसमें सदस्य कितने थे, तो इसमें सबसे पहले सदस्य थे 4 यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, फिर इसमें शामिल हो गया साउथ अफ्रीका। और वर्तमान समय में अगर आप देखें तो 5 की चर्चा थी लेकिन 4 इसमें पूरी तरह से शामिल हो चुके हैं। एक जो है उसने अपनी आधिकारिक घोषणा नहीं की है जिसका नाम है सऊदी अरब। ठीक, अब कौन कौन से 4 शामिल हो चुके हैं, तो इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के अलावा ईरान, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया। तो ईरान, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया, ये तो इसमें पूरी तरह से शामिल हो चुके हैं। तो इस तरह से अभी अगर हम कहें तो 10 सदस्य इसमें हैं, लेकिन सऊदी अरब जो है आधिकारिक रूप से अभी इसकी घोषणा नहीं हुई है। अगर ये होता है तो 11 होंगे, लेकिन वर्तमान में आप देखें तो 10 इसके सदस्य हैं। तो इस तरह से यहां पर हम कह सकते हैं कि पहले दिन भले ही आपसी और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी, दूसरे दिन थीम आधारित चर्चा होगी, और फिर ग्लोबल गवर्नेंस कैसे बेटर हो, मल्टीलैटरल सिस्टम को कैसे मजबूत किया जा सके, इस विषय पर चर्चा होनी है। तो कुल मिलाकर आपके लिए परीक्षा के लिहाज से ब्रिक्स से रिलेटेड सवाल आपको देखने को मिलेंगे, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, उसमें जरूर ये आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स आपकी तैयारी में बाधक बन रहा है, तो अब नहीं बनेगा, क्योंकि आपके लिए है कम समय में बेहतर तैयारी का विकल्प। वो विकल्प देते हैं हम, यानी कि दृष्टि पीसीएस की तरफ से आपको मिल रहा है ये कोर्स, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स लाइव ऑनलाइन कोर्स। हिंदी में भी उपलब्ध है और इंग्लिश में भी उपलब्ध है। इस कोर्स की खास बात यह है कि आपको पूरी तरह से प्रीलिम्स ओरिएंटेड ये कोर्स है। आपको बेसिक से लेकर जो चीज जरूरी है वो सारी चीज इसमें मिलेगी, और इसमें आप कम समय में बेहतर तैयारी करेंगे। तो आपके पास जो अगले 6 महीने में है उनका उस समय का आप बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कोर्स के माध्यम से अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसकी 12 महीने की वैलिडिटी भी है, यानी कि 12 महीने में जितनी बार चाहें इस कोर्स को आप देख भी सकते हैं, तो रिवीजन भी आपका होगा। इसमें अनुभवी शिक्षकों के द्वारा मार्गदर्शन मिलेगा, और मार्गदर्शन का प्रभाव यह होता है कि आपके समय की बचत होती है, तैयारी बेहतर होती है। तो बेहतर तरीके से अपने आप को तैयार करने के लिए आप जुड़ सकते हैं इस कोर्स से और सुनिश्चित कर सकते हैं अपनी सफलता। अब सवाल उठता है कि इस कोर्स को आपको लेंगे कैसे, तो इसके लिए आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर जाइए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स लाइव ऑनलाइन कोर्स को आप सर्च कर लीजिए, वहां पर इसके फीचर्स भी दिखेंगे। उसमें अगर आपको समझ में आता है तो बाई के ऑप्शन पर जाकर आप इस कोर्स को ले भी सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है तो आप कॉल करिए 87501-87501 पर। इस नंबर पर आपकी क्वेरी को दूर किया जाएगा। हमारी टीम आपके सारे जो शंकाएं हैं उसका समाधान करेगी। चलिए अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर, जिसकी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य नहीं है? विकल्प आपके सामने है, यूएई, ईरान, सऊदी अरब या इथियोपिया। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और आपको बता दें कि रोज के करंट अफेयर्स पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स विद एमसीक्यू का लाइव सेशन लेकर आते हैं हम सुबह 9 बजे। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोग उससे जुड़िए। उस कार्यक्रम के माध्यम से आपके करंट अफेयर्स की तैयारी बहुत बेहतर होगी, क्योंकि डेली के करंट अफेयर्स को उसमें कवर किया जाता है। और साप्ताहिक रूप से सैटरडे के दिन यानी कि शनिवार के दिन हम आपको उसका साप्ताहिक रिवीजन भी एक एपिसोड के माध्यम से देते हैं। तो आगे आने वाले जो 6 महीने हैं वो आपके यूपी प्रीलिम्स के लिहाज से पूरी हमारी टीम आपके साथ है, एक बेहतर कंटेंट के साथ, और आपके काम को आसान बनाने में हम पूरा योगदान देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए, जुड़ते रहिए और लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आगे आप पढ़ते रहिए।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।